हेलो बच्चों, क्या हाल है? बच्चों, आज का सेशन बड़े मजेदार सेशन होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम लोग जो है 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का पूरा सिलेबस जो है उसको एनालिसिस करेंगे। अगर आप 10 से 11 को जा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बढ़िया सेशन होगा। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिजिक्स के जो चैप्टर्स है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कि जब 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 कोई स्टूडेंट्स 10 से 11 को जाता है तो वो ना एक स्कूल प्लेटफॉर्म से जब निकल के 11 को मूव करता है और वो जेई नीट ये सब के प्रिपरेशन करता है, उस समय उसको थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है। ठीक है, दैट मीन्स खुद के लाइफ को अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम वो स्कूल हवा में रहते हैं और उसी तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। कभी कभी हम चीज़ों को रटने लगते हैं, फॉर्मूला रटने लगते हैं, तो फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। रट रट के परेशान हो जाते हैं बट फिर भी कुछ नहीं होता है ना। हाँ, तो इसलिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखिए आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 का जो सिलेबस है उसको एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए आज का सेशन शुरू कर दिया जाए। स्टूडेंट्स देखो, जब हम 11th स्टैंडर्ड को जाते हैं इसका मतलब ये है 11 फिजिक्स, और 11 फिजिक्स में सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा मैकेनिक्स पे। बच्चों 11 फिजिक्स को कुछ पार्ट में से डिवाइड किया जा सकता है। हाँ, सबसे पहला पार्ट जो है ये है मैकेनिक्स। पहला पार्ट का नाम क्या है? मैकेनिक्स। और इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। वैसे आपको पता होगा कि मैकेनिक्स का मतलब क्या है। मैकेनिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन, रेस्ट, है ना, ये सब स्टडी करने को मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, और वैसे भी फिजिक्स में ये पोर्शन सबसे पहले जो है इसके बारे में रिसर्च किया गया है। अगर आप पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो सबसे पहले साइंटिस्ट या फिलोसोफर मैकेनिक्स पे काम किए हैं। तो ये मैकेनिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मैकेनिक्स इनफैक्ट फिजिक्स का बेस है। अगर आपने मैकेनिक्स बढ़िया से प्रिपरेशन कर लिया तो आपको रेस्ट ऑफ द फिजिक्स भी इजी लगेगा, राइट। सो मैकेनिक्स में कई सारे चैप्टर्स आते हैं बच्चों। सबसे पहले मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है ये है मोशन चैप्टर के लिए बनाया गया है। लाइक मोशन इन वन डायमेंशन, 1D, है ना। 1D मीन्स मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन वन डायमेंशन एंड इन टू डायमेंशन, राइट। ये चैप्टर सबसे पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं थोड़ा इस पे आइडिया दूंगा। ये चैप्टर अभी आपने 9th स्टैंडर्ड में, कोई 9th में 10th में ये थोड़ा आपने पढ़ा होगा ना, पढ़े ना। मोशन थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, वही सारी चीजें हैं जो आपने 9th पे पढ़े हैं, जो आप 10th में पढ़े हैं फिजिक्स में, वही टॉपिक इधर भी आते हैं। थोड़ा इसमें डीपली एनालिसिस होता है, डेप्थ में एनालिसिस होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला चैप्टर आएगा मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। आपको याद होगा कि आप स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे कुछ फॉर्मूला आपने सीखा होगा। ये बच्चों को याद रहता है, बच्चे इसको नहीं भूलते। जैसे V इजिकल टू U प्लस AT, S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, है ना। ये तो आप नहीं भूल सकते। और कौन सा V स्क्वेयर इज U स्क्वेयर प्लस 2S। ये जो फॉर्मूला है ये ना इसी चैप्टर में आता है और हम इसको दोबारा भी लर्न करेंगे, दोबारा इस पे एनालिसिस करेंगे। ये मोशन इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन का मैं बात कर रहा हूं। ओके, और कंट्रीब्यूटिंग साइंटिस्ट कौन है इस चैप्टर के लिए? कौन से साइंटिस्ट सबसे ज्यादा काम किया है मालूम है आपको? गेस करो कौन से साइंटिस्ट? गैलीलियो जो है इटालियन साइंटिस्ट, इन्होंने काफी कुछ काम किया है। इनफैक्ट आपको शायद पता होगा कि गैलीलियो जो है ना ये मॉडर्न साइंस के फादर माने जाते हैं। उन्होंने काफी कुछ काम किया है। ओके, इवन एस्ट्रोनॉमी में भी एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसमें भी काफी कुछ काम किया उन्होंने, है ना। यस, आपने गैलीलियन टेलीस्कोप का नाम सुना होगा। ओके, तो ये चैप्टर सबसे पहले आएगा, मोशन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड चैप्टर। फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कौन सा चैप्टर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
बच्चों गैलीलियो के बाद कौन आ गए हैं? गैलीलियो के बाद न्यूटन आ गए हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं न्यूटन जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है ना इन द वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। उनका सर बोलते हैं सर आइजैक न्यूटन है ना। यस, उन्होंने बहुत ही कमाल का फिजिक्स को डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है। ओके, उनमें से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है बेहतरीन लॉज है। और इनफैक्ट न्यूटन्स लॉज को जिस पेपर में पब्लिश किया गया है, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर रिसर्च पेपर माना जाता है। ये भी आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा। हाँ, वही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, मालूम है ना। तो ये हम सेकंड चैप्टर में लर्न करेंगे और फिर थर्ड चैप्टर को मूव करते हैं। जैसे आपका मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया है, सो फिर आपको पढ़ने को चांस मिलेगा वर्क के बारे में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, ये भी थोड़ा आपने स्कूल में लर्न किया होगा। तो ये है वर्क, एनर्जी, पावर, इसमें सब कुछ आता है। इस चैप्टर के अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पढ़ने का चांस मिलता है। ओके, सेंटर ऑफ मास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो सेंटर ऑफ मास, फिर आप यहाँ पे कोलिजन लर्न करते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन लॉस लर्न करते हैं। सो ये सब चीजें यहां पे आ जाता है। तो ये थर्ड चैप्टर है वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। और इसके साथ साथ आप इसके साथ ही पढ़ते हैं कौन सा, कंजर्वेशन लॉज। कई सारे कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जैसे कि आपने आप सुने हैं नाम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नाम सुने हो। वो भी यहां पे हम लर्न करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये तो सुने हो। यस, ये सारे कंजर्वेशन लॉज भी हम मैकेनिक्स में लर्न करते हैं। बच्चों सबसे पहले देखिए, जब हम मैकेनिक्स का बात करते हैं ना, तो मैकेनिक्स को हम ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स और एक रोटेशनल मैकेनिक्स है ना। ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, ओके, मोशन भी तो अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। हाँ, ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है। ये सब कुछ आपको वन बाय वन में बताऊंगा। तो जैसे ये तीनों चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट मींस आपको सबसे पहले चांस मिलता है मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए, उसके बाद मोशन के लॉज के बारे में स्टडी करने के लिए, उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन लॉज, ये सारी चीजें हो जाता है। चलिए बच्चों, इसके बाद क्या होगा, मैकेनिक्स में और भी कई सारे चैप्टर्स होते हैं। जैसे कि फोर्थ चैप्टर, मैकेनिक्स का फोर्थ चैप्टर का जो है that is called as circular motion. ओके, सर्कुलर मोशन, ये आपको लर्न करना पड़ता है। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन है ना, एंड रोटेशन। तो ये जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि हम मैकेनिक्स को ट्रांसलेशन और रोटेशन में डिवाइड करते हैं। आपने सबसे पहले क्या लर्न किया, सबसे पहले आपने लर्न किया ट्रांसलेशन, और अब आप क्या लर्न करेंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन की कई सारी चीजों से है ना, जैसे कि आपके सामने फैन घूम रहा है, फैन का घूमना या सैटेलाइट का घूमना, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, समझ पा रहे हैं। ये सब घूमते फिरते चक्कर वाले मैकेनिक्स है ना, चक्कर लगाते रहो, वो वाला मैकेनिक्स हम यहाँ पे लर्न करेंगे। ठीक है, और फिर सर्कुलर मोशन के बाद हम मूव करेंगे फिफ्थ चैप्टर, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन है ना। इसके बाद आपको चांस मिलता है ग्रेविटेशन के बारे में लर्न करने के लिए। ग्रेविटेशन, ओके, ग्रेविटेशन याद कीजिए, वापिस यहाँ पे न्यूटन्स लॉ आपको, वापिस न्यूटन्स लॉ को याद करना पड़ता है। इनफैक्ट फिजिक्स में आप देखना कि कई सारे जगह में आपका न्यूटन्स का कंट्रीब्यूशन दिखेगा। हाँ, तभी तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बोला। देखो ग्रेविटेशन में आपने थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लर्न किए हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, सैटेलाइट। ओके, वैसे तो ग्रेविटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपने वो नाम सुने हैं, ब्लैक होल का नाम सुने हो। यस, बड़े मजेदार टॉपिक है। ये सब कुछ यहाँ पे आपको लर्न कराया जाएगा, है ना। सो जैसे आपका ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है, ग्रेविटेशन लर्निंग के बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को मूव करते हैं, एंड दैट इज इलास्टिसिटी। ओके, इसको ना बोलते हैं, एग्जैक्टली बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके,
मैटर के अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं जो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। ओके, मैटर की कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं, इलास्टिसिटी, ओके, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, है ना, और बयान्सी, ऐसे कई सारे प्रॉपर्टी हैं जो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। मोस्टली फ्लूइड मैकेनिक्स, आप इसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, फ्लूइड किसको बोलते हैं? जो फ्लो हो सकता है, जो फ्लो हो सकता है, लिक्विड, गैस, इनको फ्लूइड बोलते हैं। उनको लेके कई सारे मैकेनिक्स होता है जो यहाँ पे आपको लर्न करने को चांस मिलेगा। आपने आर्किमिडीज का तो नाम सुना होगा। हाँ, वो कहानी, आर्किमिडीज ने क्या कहानी बनाया था सोचो, और उसने क्या डिस्कवर किया, है ना? यस, अपथ्रस्ट, बयान्सी, बयान फोर्स, है ना? पानी में कूद जाएंगे ना तो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। पानी में कूद जाओगे तो क्या महसूस होता है? थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सोचो, यही आर्किमिडीज ने सोचा और उसने बनाया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। और वो कहानी भी वैसा ही है। आर्किमिडीज भी बाथ टब में घुस गए, हाँ, नहाने वाला जो टब होता है ना, बाथ टब, इसमें घुस गए और उनका हल्का महसूस हुआ और उन्होंने वो प्रिंसिपल को डिस्कवर किया। ओके, चलिए, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट चैप्टर, इसके आगे का जो चैप्टर है ये है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन। अगर मैं आपको ऑसिलेशन बोलूं तो आपको अच्छा समझेगा, बिकॉज आप थोड़ा सा इसका नाम सुने हैं। ऑसिलेशन समझ पा रहे हो? कैसे? पेंडुलम कैसे होता है? पेंडुलम कैसे मूव करता है? यस, दैट इज कॉल्ड एज टू एंड फ्रो मोशन। आप समझ पा रहे हैं? मोशन ऑफ पेंडुलम, या एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को अटैच कर देंगे तो ब्लॉक क्या करेगा? ऊपर नीचे वाइब्रेट होगा। ये सब कुछ किस में आएगा? ऑसिलेशन में आएगा। इसके बारे में हम लर्न करेंगे, ठीक है? और जैसे ही ये कंप्लीट होता है ऑसिलेशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर को मूव करते हैं। मैं आपको 11 का सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट इज 8 चैप्टर नंबर 8। देखिए, मैं आपको सबसे पहले चैप्टर कौन सा बताया? मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन। सेकंड चैप्टर कौन सा बताया? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना? थर्ड चैप्टर कौन सा बताया? वर्क, एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन लॉज, ये सब कुछ उसमें पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? ग्रेविटेशन, है ना? ग्रेविटेशन लर्न करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लर्न करेंगे। उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन के बारे में लर्न करेंगे। और जैसे ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, 8 चैप्टर आता है वेव्स। ये आप जरूर नाम सुने होंगे, है ना? जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ रहे थे? साउंड वेव, है ना? तो ये ना वेव्स के बारे में लर्न करेंगे। यहाँ पे हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में लर्न करेंगे। तो वेव्स के बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। वेव्स जब प्रोपेगेट होता है, जब वेव प्रोपेगेट होता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा हूँ? कैसे साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ? सोचो जरा। हाँ, कभी अपने गले को पकड़ के बात करो, कभी आप गले को पकड़ के बात करो तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाथ काम जा रहा है, हाथ वाइब्रेट हो जा रहा है। तो कुछ तो है गले में, कुछ तो है जो वाइब्रेट हो रहा है। बच्चों, है क्या नाम है उसका? वोकल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड। सो वाइब्रेशंस होगा तभी तो वेव प्रोपेगेट होगा, राइट? इनफैक्ट वेव क्या होता है? वेव जो है एनर्जी की फॉर्म होता है। एनर्जी को प्रोपेगेट करने का तरीका होता है। समझ पा रहे हैं? आपने नाम सुना होगा साउंड वेव, लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव। हाँ, ये सब कुछ यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो है इसके बाद जैसे ही वेव्स कंप्लीट होता है, नेक्स्ट जो है 9th, अगला चैप्टर आता है 9th चैप्टर। और इस चैप्टर एक बड़े मजेदार चैप्टर है। 9th चैप्टर में हम लर्न करेंगे हीट फिनोमेना। ओके, वैसे इसको बोला जाता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में अलग अलग टाइप का हीट, उनको लेके डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, ओके, और हीट का ट्रांसमिशन, ओके, थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ाने से बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का एरिया, बॉडी का लेंथ बढ़ जाता है। उसका ना बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। वो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हीट फिनोमेना में हम पढ़ेंगे। और हीट का ट्रांसमिशन, हीट कैसे ट्रांसमिट होता है? हीट अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होता है, जैसे कि कंडक्शन,
नाम सुने हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है ना, इसे अलग अलग तरीके से हीट ट्रांसमिशन होता है जो हम यहाँ पे लर्न करेंगे, राइट। और जैसे हीट फिनोमेना कंप्लीट होता है फिर हम लर्न करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें गैसियस स्टेट जैसे कि आइडियल गैस के बिहेवियर हम स्टडी करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी करेंगे। ओके, थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या है, ये गैस जो है ना, ये गैस को लेके डायनेमिक्स है। ओके, डायनेमिक्स मतलब वहां पे भी एनर्जी का कंजर्वेशन का जो लॉस है ना वो बड़ी काम में आता है। ओके, चलिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हीट इंजन होते हैं, जैसे आप अगर स्कूटी चला रहे हो, स्कूटी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्राम, ट्रेन, सब जगह में देखो वहां पे ना हीट इंजन लगे हुए हैं। हीट इंजन, यस, वो इस चैप्टर में आता है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉस नहीं होता तो हीट इंजन नहीं बना पाते, आप गाड़ी चला ही नहीं पाते, है ना। यस, अच्छा, तो जैसे ही हीट इंजन होता है ना, वैसा ही रेफ्रिजरेटर होता है। जैसे कि आपके किचन रूम में मम्मी एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर रखे हैं, है ना, वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे सब्जी को ठंडा कर ले रहा है, कभी सोचे आप। हाँ, रेफ्रिजरेटर या एसी, घर में अगर आपका एसी लगा है, ठंडी ठंडी हवा आ रहा है तो कैसे काम कर रहा है। यस, ये सब कुछ जो है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। बस ये पूरा पोर्शन था। स्टूडेंट्स, आपको और एक बार बता दूं कि ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया कि ये पोर्शन तो आप बोलोगे यार ये बस एक छोटा सा ही पोर्शन है, छोटा सा ही पोर्शन है, बस मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, सेंट्रल मास कोलिजन, फ्लूइड मैकेनिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वाइब्रेशन, वेव्स, हीट, बस यही सब पोर्शन है। यही तो है पोर्शन, ठीक है। बट इसमें एप्लीकेशन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 11th फिजिक्स की बात करते हैं तो 11th फिजिक्स का मतलब है कि एप्लीकेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, आपको नॉर्मली थ्योरी कम दिखेगा फिजिक्स में। 11th फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल मैटर है, जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, वो आपको कम दिखेगा, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, राइट। सो बच्चों ध्यान से देखिए कि अगर आपके ये सारे आपको समझ में आ गया है तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ना कैसे आया है ना। वापिस हम पढ़ने का अप्रोच के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, जैसे आपको ये पता चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10 से 11 को जा रहे हो तो आपके दिमाग में आ गया कि फिजिक्स में मुझे यही चीज सीखना है। एक बात तो पता चल गया कि फिजिक्स में जो सीखेंगे ना वो थोड़ा 9th 10th में तो सीखे ही हैं, थोड़ा मोशन सीखे हैं 9th में, थोड़ा लॉज ऑफ मोशन 9th में सीखे हैं, वर्क के बारे में थोड़ा सुने हैं। हाँ, होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ तो ऐसा होता है ना, सुने हो ना। हाँ, चीजें वही चीजें हैं, बट इसमें ना कई सारे मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा मैथ के बारे में सोचिए। मैथमेटिक्स नहीं तो फिजिक्स नहीं, कैसे हो सकता है, बिना मैथ में फिजिक्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो कई सारे मैथमेटिक्स जो हैं उसके एप्लीकेशंस फिजिक्स में होता है। इनफैक्ट जब आप स्कूल में फिजिक्स पढ़ रहे थे आपको ये महसूस नहीं हुआ था कि कितने सारे मैथ फिजिक्स में यूज हो सकते हैं। अब आप देखना, जब आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अरे दुनिया भर के मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन फिजिक्स में हो रहा है, बिना मैथ में फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। ऐसा आपको अब महसूस होगा, ठीक है। तो मैंने जो चैप्टर्स बताया, जो चैप्टर्स अभी मैंने आपको बताया, ये सारे फिजिक्स के चैप्टर्स थे। बट ये चैप्टर शुरू होने से पहले आपको छोटे बेसिक मैथमेटिक्स को लर्न करना बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज उसके बिना आप चैप्टर लर्न नहीं कर सकते। जैसे कि आप बिल्कुल ऐसे मत करना कि डायरेक्टली आपने मोशन पे जंप मार लिया ना। अब अगर सर ने बताया था कि पहला चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन है और गैलीलियो बहुत सारे काम किया था, चलो मैं जंप कर जाऊंगा, सीधा भाग जाऊंगा, सीधा मैं भाग के सीधा पकड़ लूंगा मोशन इन वन डायमेंशन को। हाँ ऐसा नहीं, डायरेक्टली जंप मारना, डायरेक्टली कूदना मत मोशन में, डायरेक्टली मोशन में कूदना मत, लॉज ऑफ मोशन में मत कूदना, क्योंकि उससे पहले आपको बहुत ही छोटी चीजें पढ़ना पड़ेगा। छोटे पढ़ो, अपना बेसिक को स्ट्रांग करो, फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, और उस दौरान आपको कई सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को लर्न करना पड़ेगा। ओके, कौन से कंसेप्ट जरा बताओ मैं आपको। अच्छा देखो, जो मैथमेटिक्स आप लर्न करेंगे तो उसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, कई सारे बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं जो फिजिक्स में लर्न करना बहुत ही जरूरी है, फिजिक्स के लिए लर्न करना जरूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स में कौन से मैथ आपको लर्न करना बेहद जरूरी है। सो इसमें बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको लर्न करना चाहिए वेक्टर के बारे में। ओके, वेक्टर,
हाँ वही स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ नाम सुने हो? यस, वेक्टर के बारे में ना डीपली लर्न करना पड़ता है। वेक्टर क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना, डिवाइड होता है क्या, वो सब सोचना है आपको। और जैसे आपने वेक्टर का लर्निंग कंप्लीट कर दिया, जैसे वेक्टर का लर्निंग कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको लर्न करना चाहिए कैलकुलस। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच का नाम है। स्टूडेंट्स, ये ऐसा ब्रांच है जो आपके स्कूल में नहीं था। कैलकुलस आपके लिए बिल्कुल न्यू है। वेक्टर का तो नाम सुना था, इसका नाम सुना था क्या? अगर 10th पे तो नाम नहीं सुना होगा। और कैलकुलस में कैलकुलस को ऐसे ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैलकुलस में आपको दो फिनोमेना दो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखना पड़ता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है? जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे थे, आप बचपन में याद करो, बचपन में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपने सीख लिया था। उसको सीखा तभी तो आपने पूरा स्कूलिंग पार कर गए, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखेंगे तभी तो पूरा स्कूल पार हो जाएगा, है ना। ऐसा ही आपको और दो मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखने पड़ेंगे। ओके, उसका नाम क्या है? एक का नाम है डिफरेंशिएशन, वन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा है ना दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। ये कभी कभी अभी तो नाम सुना होगा आपने, है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो ये जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह में एप्लीकेशंस होते हैं। जो वेक्टर नहीं सीखा, जो डिफरेंशिएशन नहीं सीखा, इंटीग्रेशन नहीं सीखा, तो फिजिक्स में मूव नहीं कर सकता हो। जेई का हो, नीट का हो, सब जगह में चाहिए। कभी कभी मेडिकल के बच्चे क्या बोलते हैं, हम तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमको मैथ का क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। कैसे फिजिक्स होगा? ये सब मैथ आपको सीखना पड़ेगा पहले। चलो, अगर आपका ये हो गया है, आफ्टर कैलकुलस, जैसे कैलकुलस आप लर्न करेंगे उसके बाद जरूर उसके बाद ऐसे करना, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लर्न करने ला। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अरे बच्चों, जो स्कूल में आपका ज्योमेट्री था वो मोस्टली यूक्लिडियन ज्योमेट्री था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स को लेकर डिस्कस किया जाता है। जैसे आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, हाँ ये सब चीजें। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको लर्न करना है। ये सब लर्न करना है तो उसके बाद ही फिजिक्स को एंटर करना। डायरेक्टली फिजिक्स में जंप मत करना, कूदना मत फिजिक्स में, पहले ये सारी चीजें अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद फिर थोड़ा सा ना आप अलजेब्रा लर्न कर लेना, थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये ना, अरे जितने भी मैथ सीखोगे उतना अच्छा है। ट्रिगोनोमेट्री, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ फिजिक्स में यूज होते ही रहते हैं। इनके बिना फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होंगे। वैसे भी एक साइंटिस्ट ने बोला था, एक बहुत बढ़िया बात बोला था, है ना। एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि बिना मैथ में फिजिक्स कैसे हो सकता है। उन्होंने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया। ओके, उन्होंने ये बताया कि मैथमेटिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स का रोल फिजिक्स में कैसा है। उन्होंने ये बताया कि मैथमेटिक्स इज अ लग्जरियस कोच। मैथमेटिक्स इज अ लग्जरियस कोच विच टेक्स फिजिक्स टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन। क्या? विच टेक्स फिजिक्स टू इट्स प्रॉपर डेस्टिनेशन। फिजिक्स को अपना डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए मैथमेटिक्स एक लग्जरियस कोच है। कैसे साइंटिस्ट स्पेसशिप में बैठ जाते हैं और स्पेस स्टेशन में उतर जाते हैं। साइंटिस्ट का डेस्टिनेशन क्या है? स्पेस स्टेशन। लाइक आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम सुने हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये ना स्पेस लैब है जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ओके, तो वो स्पेस स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे, अर्थ से वहां तक कैसे जाएंगे? तो उनको स्पेसशिप में जाना पड़ता है। ओके, आपने स्पेस शटल का नाम सुने हैं? हाँ, सोचोगे तो बहुत कुछ सीख लोगे आप, है ना। तो स्पेस शटल प्रोग्राम में वो लोग जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लैंडिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मैथमेटिक्स का रोल ये है। मैथ क्या करता है? फिजिक्स को उसका प्रॉपर डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है। सो बच्चों, अगर फिजिक्स में बढ़िया परफॉर्म करना है तो आपकी सारे मैथमेटिक्स सीखना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स,
इन दिनों में आप अगर 10 से 11 को जा रहे हैं, सो बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि अरे हम लोग तो 10th में बहुत मेहनत किया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, 11 तो होगा, 11 तो बढ़िया से करेंगे, थोड़ा 1-2 महीना रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर सीरियसली पढ़ाई करेंगे। हाँ, ऐसा लगता है आपको? हाँ, कभी कभी बच्चे इस मूड में आ जाते हैं, हाँ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर मैं जब 11 शुरू होगा थोड़ा 1-2 महीना रिलैक्स हो जाएंगे, फिर ये बाद में बढ़िया से पढ़ेंगे। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। अगर ऐसा फीलिंग आपका आ रहा है, ये गलत फीलिंग आ रहा है आपको, ये फीलिंग्स बहुत ही गलत फीलिंग आ गया आपको। क्यों गलत फीलिंग बोल रहा हूं? क्योंकि देखो बेटा, अगर आप जेई नीट ये सब बड़े बढ़िया बढ़िया एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, केवीपीवाई नाम सुने हो, ये सारे एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, ओलंपियाड, नेशनल ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड नाम सुने हो, ये सब के प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये सारे प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होते, ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन नहीं होते, आपके बोर्ड एग्जाम जैसे नहीं होते। ओके, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होते हैं, और उसके लिए रोज 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 थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ता है। ओके, हाँ, अल्टीमेटली नॉलेज गेन करना पड़ता है। नॉलेज कहां से मिलता है? नॉलेज कहां से मिलता है? बुक से? ऐसा नहीं, बुक की कीड़ी बन जाओगे तो बहुत सारे नॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। नॉलेज का सोर्स तो अपना सराउंडिंग है, अपना नेचर है, जो किताबों में लिखा है उस सराउंडिंग को रिप्रेजेंट किया गया है ना। ये बात तो सही है ना? यस। तो आप ना सराउंडिंग में चीजों को लिंक करने के लिए कोशिश कीजिए। फिजिक्स में मजा आने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, जब टीचर्स फिजिक्स में कुछ पढ़ाते रहते हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं, आप कोशिश कीजिए आपके सराउंडिंग में, आपके नेचर में, ओके, इस प्लैनेट में, इस सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में कैसे कैसे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है या हो रहा है। ठीक है, हाँ, उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, दैट मीन्स आप अगर रियल लाइफ कनेक्टेड सिचुएशन में आप लॉज को या प्रिंसिपल या जो भी इक्वेशन से लिंक करने के लिए कोशिश करेंगे, आपका पढ़ाई बड़े मजेदार होगा ना। यस। कैसे न्यूटन ने एप्पल पेड़ के नीचे बैठा था, न्यूटन एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सामने एप्पल गिर गया, तो उनके सर पे एप्पल गिरा, पता नहीं कहां गिरा, पर मान लेते हैं सर पे गिर गया, तो हम क्या बोलते हैं, उनका दिमाग का बत्ती जल गया, उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर लिया है ना। न्यूटन के सामने एप्पल गिर गया और उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर लिया। अब सपोज आपके सामने बहुत बड़ा एरोप्लेन चला जा रहा है आपके सामने बहुत बड़ा एरोप्लेन चला गया, आपके ऊपर से बहुत बड़ा एरोप्लेन चला गया, और आप सोच नहीं रहे, आप कुछ भी नहीं सोच रहे, या आपने एरोप्लेन में बैठ के चले गए, एक सिटी से और एक सिटी चले गए, बड़ा मजेदार तरीके से आराम से बैठ के आप एरोप्लेन में चले गए, और आप सोच नहीं रहे हो क्या सोचना है। आप एरोप्लेन में बैठे बैठे क्या सोचे क्या सोचोगे आप सोचोगे ना, आप सोचोगे कि एरोप्लेन गिर क्यों नहीं रहा है। एप्पल को ग्रेविटी खींच रहा है, एरोप्लेन को क्या नहीं खींच रहा है ना, एरोप्लेन को खींच रहा है, बट एरोप्लेन क्यों नहीं गिर रहा है। हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कैसे वर्क कर रहा है? यही तो सोच क्रिएट करना है। जरूरी नहीं है जब सोचोगे उसी वक्त आपका आंसर आएगा, बट सोचना जरूरी है। आंसर आएगा, अगर आप सोचते रहोगे आंसर आएगा, कहीं ना कहीं ये लिंक होते हुए आएगा, बिकॉज आपका 11-12 का सिलेबस ही ऐसे बनाया गया है। कुछ भी देखो, एरोप्लेन को देखो, लाइट देखो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, कुछ भी देखो जो आपके सराउंडिंग में, उसको फिजिक्स एक्सप्लेन कर लेता है। ओके, सब कुछ जो आपके सामने हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो इमेजिन कर रहे हैं, जो सपने में देख रहे हैं, वो सब कुछ फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकता है। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं। इट इज द फिलोसफी ऑफ नेचर। फिजिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फिलोसफी ऑफ नेचर। नेचर का एक फिलोसोफर बनना पड़ेगा, है ना। यस। तो कई सारे साइंटिस्ट नेचर का बड़े बड़े फिलोसोफर बन गए थे। जैसे कि मैं आपको गैलीलियो का नाम किया, बट शुरुआत तो अरिस्टोटल से होता है ना। शुरुआत कहां से होता है? अरिस्टोटल, उसके बाद गैलीलियो, है ना, न्यूटन, इस नाम सुना होगा, केपलर नाम सुने हैं। इन लोगों ने काफी कुछ काम किया, पहले इन्होंने काफी कुछ काम किया, तभी तो इस सारे चैप्टर्स हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। और बच्चों देखिए, इस समय जैसे आप 11th पे प्रोसीड कर रहे हैं, 11th को मूव कर रहे हैं, या कोई 11 से 12 को मूव कर रहा है, जो भी है, जो बच्चे 10 से 11 को मूव करते हैं, उनको ना अपना मेंटल स्टेबिलिटी भी फोकस करना चाहिए।
क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना आप इमेच्योर रहते हो, क्योंकि स्कूल के बच्चे हो, आप इमीडिएटली आके 11th के प्रिपरेशन करने लगते हो, जेई के नीट के प्रिपरेशन करने लगते हो। स्कूल में थोड़ी पोर्शन था वो आपके द्वारा बढ़िया से हो जा रहा था। अब यहाँ पे जेई में बहुत सारे सिलेबस है, बहुत ही वास्ट पोर्शन है, वास्ट प्रैक्टिस है, सब कुछ इलैबोरेटली किया जाता है। ओके, तो इसलिए आपको ना कभी कभी डर आ जाता है कि अरे ये क्या है, बहुत कुछ है, बहुत सारे सिलेबस है, इतने हाई लेवल के प्रॉब्लम से कैसे करूँ, क्या करूँ। बच्चे पजल में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट और कंफ्यूज हो जाते हैं, पेरेंट को भी डर आने लगता है। तो बच्चों याद रखिए, जैसे कोई बच्चा सपोज उसने जेई का कोर्स ज्वाइन कर गया या नीट का कोर्स ज्वाइन कर गया। जब नीट का कोर्स ज्वाइन किया, जेई का ज्वाइन किया, उसने पढ़ाई किया, उसका कोई चैप्टर हो गया, जैसे कि फिजिक्स में आपका मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन हो गया। उसके बाद क्लास का टेस्ट हुआ। जब टेस्ट हुआ तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे ना, जेई वालों का जेई तरीके से क्वेश्चन आएगा, नीट वालों का नीट तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन को जब बच्चा ने सॉल्व किया तो कुछ क्वेश्चन जम रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन जमे नहीं, ऐसे होने लगा बच्चे के साथ, उसका स्कोर एकदम से कम आ गया, ठीक है। मान लेते हैं आपने जो है फिजिक्स में आपने सपोज 30% स्कोर लाया, ओके। आपका पहला क्या होता है, अगर आपको 30% स्कोर आ गया है ना, तो बच्चा भी परेशान, पेरेंट और ज्यादा परेशान। क्यों? क्योंकि वही बच्चा जब स्कूल में पेपर्स दे रहा था, स्कूल में टेस्ट हो रहे थे, वो तो 90% लेकर आ रहा था, 80%, 90%, 95% ये सब लेकर आया था। बच्चे का मतलब आपका जो हिस्ट्री है ना, वो क्या है, 80%, 90%, 95% ये आपका हिस्ट्री है, किसको 98%। और पेरेंट और बच्चे अब क्या देख रहे हैं, 30, कहां 90 है, कहां 30 है, कहां 80 है, कहां 30 है ना। सब बच्चे परेशान, पेरेंट और भी परेशान। ऐसा होता है, पहले बार जब आप प्रिपरेशन करते ना, ऐसा होता है। बच्चों परेशान मत होना, पेरेंट्स भी को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी जो पेपर ने दिया, ऐसा पेपर आपने पहले दिया था क्या? स्कूल में जो आपका पेपर था वो तो सब्जेक्टिव पेपर था, कभी कभी आपको समझ में आया नहीं था, आपने क्या किया, रट्टा लगा के वो लॉ को याद कर दिया और आपने लिख लिया, डेफिनेशन याद किया, लिख लिया, स्कोर आ गया। ऐसे भी हुआ था शायद आपके साथ, है ना? हाँ, रट लिया और लिख लिया तो स्कोर आ गया। ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। जेई का जो एग्जाम्स होते हैं, नीट के एग्जाम होते हैं, उसमें आपको अच्छे से सब एप्लीकेशंस होते हैं। फिजिक्स में सारे के सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, आपका लॉजिक, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका प्रैक्टिस, आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, आपका कैलकुलेशन, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, एकदम से डेवलप नहीं होता। हाँ, इसलिए पहले आपको कम स्कोर आएगा, ऐसा एक्सेप्ट करो कि आपको पहले कम स्कोर आएगा। ज्यादा गए तो और भी अच्छी बात है, कम स्कोर आया तो और भी अच्छी बात है। ज्यादा स्कोर आया तो अच्छी बात है, कम स्कोर आया तो और भी अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज आपको आपका स्टेटस मालूम पड़ रहा है, आप उससे क्या सीखा, आपने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया। परेशान मत होना। पेरेंट्स को भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उल्टा आप ये परखिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं। ओके, टेस्ट हो गया, भूल गए टेस्ट, कैसे मत करो। टेस्ट होने के बाद ना टेस्ट को फॉलो करो, टेस्ट का पीछा करो, आपने कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग किया, क्यों रॉन्ग किया, क्या रीजन था, उसको ढूंढिए। ओके, फिर उस पर थोड़ा काम करो। ओके, मैंने आपको क्या बताया, आपको लॉजिक है, देखिए कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट का लॉजिक, आपका क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपका सोचने की एबिलिटी, ये सब कौन करेगा? आप ही करोगे ना, आप ही करोगे। आपका थॉट प्रोसेस आप ही डेवलप करेंगे, ठीक है। सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ता है, मैथमेटिकल एबिलिटीज को डेवलप करना पड़ता है। बोला ना, ये सारे मैथ को सीखने के लिए इसको सीख लेना, और क्या। और उसके बाद फिर कैलकुलेशंस, जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, खुद करना पड़ता है। यस, खुद करो, उसमें कैलकुलेटर यूज मत करना। कई बार बच्चे कैलकुलेटर यूज करते करते आदत बना लेते हैं, उनका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम आता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे जब फोकस करेंगे ना, तो पहले 30% आएगा, किसको 20% आएगा, किसको 10% आएगा, ऐसे आएगा, फिर धीरे धीरे ना वो बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। फिजिक्स में बिल्कुल ऐसे होता है, इनफैक्ट सब सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप खुद का माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा। इमीडिएटली मतलब एकदम से घबराना मत, है ना। जैसे कि आपको कुछ स्कोर आया और देख के आप घबरा गए, ऐसा नहीं है। आपको शांत रहना पड़ेगा, मेंटली पीसफुल रहना पड़ेगा, खुद को ये कॉन्फिडेंट देना पड़ेगा, नहीं मैं कर सकता हूं। हमेशा सोचो मैं कर सकता हूं। ऐसे सोचोगे, आपके ब्रेन के वाइब्रेशंस ना हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे। ब्रेन के वाइब्रेशंस, ब्रेन से भी वेव निकल रहे हैं, पता है आपको।
ब्रेन से भी वेव निकलते रहते हैं। वो जो वेव्स निकलते हैं, हमारा ब्रेन एक एंटीना जैसा है, वो भी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। वो जो वेव है, अगर वो पॉजिटिव रहेंगे, अगर वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहेंगे, तो आपको 100% आपका काम हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन के थ्रू हमेशा मेंटेन कीजिए। हमेशा खुद को बोलिए मैं कर सकता हूँ, मैं बढ़िया कर सकता हूँ, मैं बढ़िया कर सकता हूँ, ये करूंगा, वो करूंगा। क्यों कम आ गया उसको पकड़ के बैठोगे तो नहीं होगा, है ना? ठीक है, चलेगा। तो इस तरीके से पढ़ाई करते रहना। पेरेंट्स भी थोड़ा सा इस तरीके से बच्चों को कोऑपरेट करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए। ठीक है। और हम सब जो है इस तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर स्टूडेंट एक यूनिक स्टूडेंट होता है, ओके, उसका दिमाग यूनिक होता है, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। वैसे भी इंसान का दिमाग का एनर्जी का लेवल को कोई माप नहीं सकता, ओके। इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है। हम कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं, और अच्छा ही करना चाहिए हमेशा, है ना? सो एक अच्छा इंसान बनिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए। बच्चों, नेक्स्ट क्लास आपसे मुलाकात होगा। ये जस्ट एक गाइडेंस प्रोग्राम था, ठीक है। और वैसे भी तो मैं फिजिक्स में लेक्चर सीरीज शुरू कर चुका हूँ, छोटे छोटे टॉपिक लेके उसका डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वेक्टर का भी चल रहा है मेरा डिस्कशन, आगे भी करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों। थैंक यू वेरी मच इस प्रोग्राम को अटेंड करने की वजह से, और आप इस बेहतरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आपको एंजॉय करने को चांस मिले, ठीक है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।